हम लोग पढ़ा है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस पैरा रिलेटिव, पैरा क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये सिंपल पैरानॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरा देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्यूट डालते थे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले इंक्रीज हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए कहता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं डेल टी बी। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी मतलब क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये डेल टी बी। तीसरा था पढ़ रहा था हमने क्या, डेल टी एफ, के एफ इंटू मोलालिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी। यहां डेल के बी होगा, यहां होगा क्या, के एफ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब फोर्थ क्या था, ऑस्मेटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, है ना, सी आर टी में सी नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इनटू आर इनटू टेम्परेचर। ये क्या है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी से हम लोग जानना चाहेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। समझते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ये जितना भी वैल्यू निकालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। देखते हैं, मान लो कि हम 1 केजी वाटर लेते हैं, 1 केजी वाटर में 1 मोल यूरिया डालते हैं, 1 मोल यूरिया डालते हैं। जैसे 1 केजी वाटर में 1 मोल यूरिया डाले, इसका मतलब क्या, इसकी मोलरिटी 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक और सॉल्वेंट लेते हैं, 1 केजी ही सॉल्वेंट लेते हैं, इसमें डालते हैं 1 मोल सोडियम क्लोराइड। हाँ, जैसे तो वो 1 मोल यूरिया डाला है, दूसरे में क्या क्या 1 मोल क्या डाला है, सोडियम क्लोराइड। देखो क्या होगा, अगर हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है, डेल टी बी, डेल टी बी निकाला, कैलकुलेट किया तो डेल टी बी आया 0.52। ठीक है, ये यूरिया था, इसकी मोलरिटी 1 था, ये भी मोलरिटी इसकी 1 है, इसमें भी डेल टी बी निकाला तो 0.52, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से क्या कर रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं कि कितना हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका हम एक्सपेरिमेंट करके यूरिया का निकाला, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका भी डेल टी बी इज इक्वल टू क्या है, 0.52। बहुत अच्छा, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं। बट जैसे इसका एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाला, एक्सपेरिमेंट करके, इसमें एक्सपेरिमेंट करके इसका डेल पी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाला तो 0.52 है। जब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तब एक नया जादू दिखता है अपने को। क्या दिखता है, दिखता है क्या है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसका जो है डेल टी बी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो था 0.52 से डबल हो जा रहा है। मतलब क्या है, 0.52 इंटू 2, इसका मतलब क्या है 0.4। तो बात ये है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करना चाहिए तो डेल टी बी 0.52, यहां भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटर देखा गया तो 0.52 है। जबकि इसका एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो 0.52 है। जब इसका एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो नया जादू दिखा। जादू क्या दिखा कि 0.52 से 1.04 हो गया। अब सोचना इसमें कि ऐसा क्या हो गया कि ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो डेल टी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है,
वो क्या हो गया, डबल हो जा रहा है। तो सोचा है कि ऐसा मालूम चला सोचने पर कि यूरिया जो है वो डिसोसिएट नहीं होता है। डिसोसिएट क्या हो गया, अपने पार्ट्स में डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब कि आयन फॉर्म में नहीं होता। जैसे हम सोडियम क्लोराइड डाला है ना, वो क्या आयन फॉर्म में क्या हो, डिसोसिएट हो गया। जब ये आयन फॉर्म में डिसोसिएट हो गया तो ये जो है अपने नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करने लगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज भी है लेकिन ये एबनॉर्मल शो करने लगा। जो पहले कर रहा था उससे बिल्कुल डिफरेंट शो कर रहा है, क्योंकि इसकी जो डेल टी बी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है 0.52 इंटू 2 से 1.04 हो गया। इसका मतलब ये होगा वैसा कोई भी सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट में जाता है जो डिसोसिएट होता हो, वैसा कोई भी सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में जाता है और वो डिसोसिएट होता होगा तो इसका मतलब ये वो प्रॉपर्टी जो होगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। इसका मतलब ये जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ा इस सारा फॉर्मूला में कहीं ना कहीं मेरे से हम लोगों से गलती हो चुकी है, कि जो जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ा ये सिर्फ वैसे सॉल्यूट के लिए पढ़ा था जो डिसोसिएट ना होता हो, मतलब डिसोसिएशन उसका ना होता हो वैसे सॉल्यूट के लिए पढ़ा। लेकिन यहाँ पे हम ये सारा फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो कैसे कौन अब मुझे जानना पड़ेगा ना कि ये जो डाला गया है कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी शो कर सकता है। जैसे मान लो कि डिसोसिएट होता हो, पहला केस 1 देखा जाए। जैसे मान लो कि PCl5 है अपने पास, ठीक है। अगर PCl5 है तो क्या इक्विलिब्रियम में PCl3 और प्लस Cl2 क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्या ये सॉल्यूट रहा, नहीं। अब जैसे हम डाला तो ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। ये एक चीज हो सकता है। और केस 2 में डिसोसिएशन दे सकते हैं। केस 2 में एसिड हो सकता है, एसिड जैसे मान HCl भी क्या H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। बेस भी हो सकता है N प्लस और OH माइनस में। हो सकता है क्या, एसिड बेस हो सकता है कि सॉल्ट भी हो सकता है, मतलब कि NaCl प्लस NaCl क्या Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। अच्छा, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये सॉल्ट हो सकता है क्या है, वीक एसिड हो, जैसे मान लो CH3COOH, ये भी तो पॉसिबल है। ये सारे सॉल्यूट के लिए हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वैसे सॉल्यूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका डिसोसिएशन नहीं होता हो, जबकि सारे का जो है डिसोसिएशन होता है, इसलिए इसमें हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते। ये डिसोसिएशन का केस है। अब केस 1, केस 2 और केस 3 भी हो सकता है एसोसिएट होता हो। जैसे कैसे एसोसिएशन का केस कैसा हो सकता है, देखो केस 3 एसोसिएशन का केस कैसा हो सकता है। एसोसिएशन में क्या होता है, मान लो CH3 COOH, ये 2 मोल है और सॉल्वेंट क्या लिया C6H6 है ना, C6H6। इसमें क्या होगा, ये दोनों एसिडिक एसिड है, वो क्या होता है आयनाइजेशन बन जाएगा, मतलब कि CH3 CH2 CH3 COOH होल 2 मतलब ये है कि 2 मोल पहले थे और क्या 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि यूरिया कोई भी सॉल्यूट ऐसा डालते हैं जो इसमें जाके रिएक्शन कर जाए, मतलब ये केस 4 में क्या हो सकता है ना, केस 4 क्या हो सकता है, इफ रिएक्शन occur in the solution, सोडियम क्लोराइड एक्वस और दोनों आपस में कंबाइन होके Ag प्लस Cl माइनस AgCl बनाएगा, ठीक है, और NaNO3 बनाएगा। मतलब रिएक्शन में AgCl क्या होगा, PPT में फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाएगा।
तो सॉल्यूशन के अंदर जो है बना 2 मोल, लेकिन ये क्या, ये जो मोल है AgCl ना, जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जैसे ही प्रेसिपिटेट करेगा तो ये 1 मोल हो जाएगा। कहने का मतलब ये कहने का कि ये अब आपस में जब रिएक्शन करेगा तब भी हम ये डायरेक्टली ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब केस हम बताया, पहले डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन में PCl5 PCl3 Cl2 में कन्वर्ट होगा, तब भी हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे H+ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट या वीक एसिड, इस सारे में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये मॉडिफिकेशन क्या होगा ये जानते हैं। हर एक केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। इस मॉडिफिकेशन को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, उसके बाद तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट यूज पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट टेकन फॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, मान लो एक एग्जांपल से तुमको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है। मान लो कि तुम घर से 50 रुपीज लेकर गए, खर्च कितना किया, मान लो 40 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। तो 50 रुपए में 40 रुपए खर्च किया, लेकिन मुझे चाहिए क्या है, 1 रुपए में कितना खर्च करते हैं। अगर 1 रुपए में खर्च किया तो 40/50, इसलिए 4/5, इसका मतलब है 0.8। ये मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्योंकि मैंने 1 रुपए में 0.8 खर्च कर दिया, तो मेरे इस रिएक्टेंट के लिए 0.8 डिग्री ऑफ क्या डिसोसिएशन है। उसी तरह करते हैं, मान लो 1 मोल तुम्हारे पास था, 1 मोल क्या था, रिएक्टेंट था, ठीक है, और तुम क्या क्यों कितना खर्च कर दियो, Y मोल खर्च कर दियो, क्या कर दियो, Y मोल तुम क्या कर दियो, यूज कियो, है ना, कितना Y मोल क्या यूज किया, तो 1 मोल में कितना होगा, Y मोल बाई यूज्ड अपॉन X मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर देखा जाए अल्फा इसी को बोलते हैं ना, तो मतलब क्या है, पहले क्या है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, यही ना डिसोसिएट हुआ इस X मोल से, तो कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन, नंबर ऑफ मोल टेकन, आपने कितना मोल लिया था, कितना आपने डिसोसिएट किया, यही हुआ अल्फा। PCl5, मान लो PCl5 कन्वर्ट हुआ के PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। 10 मोल पहले मेरे पास था, PCl5 कितना 10 मोल था, ये कुछ नहीं था, चेंज हुआ आफ्टर टाइम, -5 क्या माइनस हुआ, तो क्या +5 तो टोटल 10 माइनस हुआ, इसका मतलब क्या 10 में से 5 माइनस हुआ, फिर 5 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर क्या 5 बचेगा। तो अब निकालना चाहते कि इसका अल्फा कितना होगा, कितना मोल टेकन था, 10 मोल पहले से लिया था, 10 मोल लिया था, और कितना खर्च किया, 5 मोल खर्च किया, 5, इसका मतलब क्या है, अल्फा क्या होगा 1/2। क्लियर है, इसी तरह से अल्फा निकाल रहे हैं। मान लो 10 मोल था, अगर 10 मोल भी खर्च हो जाता, 10 मोल था पहले, लेकिन 10 मोल था, रिएक्शन के बाद जो यूज किया गया, अगर 10 मोल यूज करते हैं तो यहाँ पे 0 बच जाता, हाँ, तो अगर 10 मोल का इस्तेमाल करते तो 10/10 इक्वल टू 1। तो जब अल्फा का वैल्यू 1 आएगा, इसका मतलब पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये अल्फा का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है कोई भी एसिड का और बेस का, इसलिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो पता है कि पार्शियली डिसोसिएट हो, पार्शियली डिसोसिएट का मतलब कुछ रिएक्टेंट रह जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, है ना। समझते हैं वन टाइम फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के साथ।
ठीक है। तो पहला एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है, कब, या एसोसिएट कर रहा है कब, जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर 1 मोल सॉल्यूट लेते हैं तो रिएक्शन के बाद कितना डिसोसिएट, कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, तो वो क्या है, वांट हाफ फैक्टर करता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, एग्जांपल के साथ समझ लेंगे हम लोग। PCl3 प्लस Cl2, देखो क्या, मान लो कि मान लो 10 मोल लिया, कोई रिएक्शन नहीं, इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे 10 मोल था, सॉल्यूट 10 मोल डाला था। अब क्या कर रहा है, अभी चेंज हुआ, मान लो चेंज हुआ, 5 मोल चेंज हुआ होगा, जैसे ही 5 मोल चेंज हुआ तो 5 मोल बना होगा, 5 मोल दोनों बना होगा। अब फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिएक्शन में क्या होगा, 10 मोल था पहले, 5 मोल क्या होगा, चेंज हुआ, इसका मतलब क्या, 5 मोल यहाँ होगा, 5 मोल ये होगा और 5 मोल ये होगा। अब बोला क्वेश्चन, अब पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना प्रोड्यूस किया, 15 मोल, 15 मोल सॉल्यूट क्या होगा, प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और एसोसिएट आफ्टर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर 1 मोल सॉल्यूट की बात करेंगे, जबकि सॉल्यूट कितना है मेरे पास, देखिए ध्यान से, सॉल्यूट मेरे पास क्या है, 10 मोल है, 10 मोल सॉल्यूट था पहले मेरे पास, तो कितना 15 मोल क्या किया, प्रोड्यूस किया, तो 10 मोल में 15 मोल प्रोड्यूस किया, इसलिए 1 मोल में कितना प्रोड्यूस करेगा, 15/10, ठीक है। यही मेरे लिए क्या होगा, 1 मोल के लिए बात करें तो यही मेरे लिए क्या है, आई वांट हाफ फैक्टर, आई यही होता है 3/2, इस रिएक्शन के लिए वांट हाफ फैक्टर 3/2, ठीक है, 3/2। अब देखो ये यूनिटरी मेथड से बात समझ, यही यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला जनरेट होता है, ध्यान समझते कैसे फॉर्मूला जनरेट होगा। मान लो जिसको बोलते हैं I इज इक्वल टू, है ना, I इज इक्वल टू बोलते हैं कि आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, देखो इसी चीज को, यही यूनिटरी मेथड को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपने आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना है, 15 मोल। अब बिफोर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आई, अब बात करते हैं आई जो होता है, टोटल नंबर जो होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, बिफोर सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये है 15 मोल। अब बिफोर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या है, ये आई का वैल्यू है। अब देखो ये मोल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स था, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। इसका मतलब कि मोल्स जो है, हम आई को ऐसे भी सकते हैं, मोल की जगह पे हम पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट अपॉन बिफोर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन कहने का मतलब क्या है, रिएक्शन जो डिसोसिएशन के बाद, मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये जो डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है सॉल्यूट में कितना प्रेजेंट है, वही तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं आफ्टर डिसोसिएशन मतलब कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इसको एक्सपेरिमेंटल
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। क्यों एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं? क्योंकि ये डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा है, तो जब भी नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन के बाद हो तो प्रैक्टिकली मालूम चल पाएगा, इसलिए कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पहुंच जाएगा, है ना। इसका मतलब ये कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको मिटाते हैं, क्या मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव, ये यहां से आई मल्टीप्लाई होगा आई इंटू थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो पहले से कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब ये कि जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, या पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी होगा। मतलब ये जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ, जो भी थ्योरेटिकल वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, अब वो क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाए। क्यों कन्वर्ट हो? सिर्फ आई से इसको मल्टीप्लाई कर, जितना भी वैल्यू पहले पाया था वो सही है, वो सही सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो जो डिसोशिएट नहीं हो रहा था। अब डिसोसिएशन में हमें आई का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अगर आई का वैल्यू गिवन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको फाइंड आउट करना है। हम देखते हैं कैसे आई का वैल्यू अब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब बात करें कैलकुलेशन ऑफ आई, तो आई का कैलकुलेशन देखते हैं। केस वन का देखते हैं, व्हेन क्या है सॉल्यूट dissociate or solute electrolytes। मान लो इलेक्ट्रोलाइट्स आर एन इंटू पी मोल टेकन, जिसको लिख सकते हैं रिएक्टेंट मान लो कि 1 मोल टेकन, 1 मोल लिया गया था इनिशियली, ये क्या था 0 था। चेंज की बात करें तो 1 माइनस अल्फा ही चेंज होगा। जब 1 माइनस अल्फा चेंज होगा तो क्या n मोल था, तो n अल्फा ये बनेगा, ठीक है। तो आफ्टर डिसोसिएशन की बात कर लें, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, देखो क्या है टोटल, मतलब ये प्लस ये 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा टोटल है। और आई क्या बोलता है टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, अपॉन 1 मोल ऑफ सोल्यूट। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ मोल क्या 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1, ये आई का वैल्यू है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा बाई 1, या ये हो जाएगा क्या, दोनों में अल्फा कॉमन है, अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, ये तुम्हारा क्या आई का वैल्यू, मतलब डायरेक्टली जो फॉर्मूला हो गया आई का, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ये अल्फा है, ये अल्फा हर के लिए अलग अलग हो सकता है। तो क्या ये अल्फा डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है। हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड
एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और साल्ट की बात करेंगे और सॉल्ट की बात करेंगे। तो अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HNO3 होगा। ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और क्या हो सकता है HClO4 हो सकता है। और क्या हो सकता है H2SO4 हो सकता है। हम एक H2SO4 हो सकता है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एक कैलकुलेट करके दिखाते हैं कैसे I का वैल्यू निकलेगा। मतलब ये कहने का H2SO4 जो ब्रेक होगा, H2SO4 जो ब्रेक होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H2SO जब ब्रेक होगा तो H प्लस और SO4 डबल माइनस। तो दो बैलेंस करने के लिए 2H प्लस हुआ, क्योंकि H2 यहाँ पे तो 2H प्लस हुआ। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। जब अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा इसका मतलब हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 2 1 3 फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या I इज इक्वल टू क्या 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1। इसका मतलब कि I इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 3। I का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो I का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि I जो है 3 है और N भी क्या है 3। जब अल्फा 1 होगा जितना N होगा उतना ही क्या होगा I होगा, दोनों क्या होगा इक्वल होगा जब अल्फा 1 होगा। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है अगर H प्लस HCl है तो H प्लस और Cl माइनस में Cl में N का वैल्यू 2 है, इसका मतलब I का वैल्यू भी क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस और Cl में से एक 2 क्या N का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, I का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए दे दिया, हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बेस हो तो हम स्ट्रॉन्ग बेस के लिए दे सकते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या हो सकता है ध्यान से, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या NaOH हो सकता है, NaOH हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है NOH के साथ KOH हो सकता है, KOH हो सकता है, CaOH होल 2 हो सकता है। ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग बेस के हैं। या AlOH होल 3 हो सकता है, AlOH होल 3। आपको पहचानना पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। इस सब का क्या अल्फा क्या होगा 1 हो जाएगा। जब अल्फा 1 हो जाएगा अगर ये टूटेगा है ना NOH जो ब्रेक होगा N प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। इसका मतलब क्या होगा जो N का वैल्यू होगा 2 है, N का वैल्यू, इसका वैल्यू N का वैल्यू 2 है, इसका मतलब I का वैल्यू भी क्या होगा 2 होगा। अभी जस्ट दिखाया पीछे वहां पे, क्यों देखो I इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा होता है। अल्फा क्या होगा 1 रख देते हैं यहाँ पे, ध्यान से बच फिर दिखाते हैं। अल्फा क्या होगा 2, अल्फा N का वैल्यू क्या होगा 2, N का वैल्यू 2 माइनस 1 अल्फा क्या होगा 1, यहाँ से हो गया 1। इसका मतलब क्या 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या I, इसका I इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग बेस के। बात करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में CH3 COOH हो सकता है। ये सब क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है HCOOH, ये भी क्या है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। या और क्या हो सकता है C6H5 COOH, ये भी क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है। जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है अल्फा का वैल्यू क्या होगा लेस देन 1 होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा होगा। ये तो वीक है ना CH3 COOH, ये टूटेगा CH3 COO माइनस प्लस H प्लस में। या आप बात करते HCOOH है ना फॉर्मिक एसिड, ये तुम्हारा टूटेगा HCOO माइनस प्लस H प्लस में। या हम बात करते हैं इसका C6H5 COOH, ये भी जो टूटेगा C6H5 COO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा। तो देखो यहाँ पे सबका वैल्यू क्या होगा, I निकालना चाहते हैं कि I इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा होता है, जैसा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है ना। तो I का वैल्यू I 1 प्लस N का 1 मोल था 2 मोल में कन्वर्ट हो गया, इसलिए N का वैल्यू क्या होगा 2। यहाँ पे 2 पुट करेंगे 1 माइनस 1 अल्फा हो जाएगा, इसलिए I का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस I का वैल्यू 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। ये I का वैल्यू हो गया। देखो ये I